कहानी की शुरुआत में हमें एक मैगन नाम की बेबी सिटर को दिखाया जाता है, जो कि गैम्बल फैमिली के घर उनके बच्चे की देखभाल करने आई होती है। तभी मैगन को घर के बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है और जब वो बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि एक शैतान गैम्बल फैमिली के बच्चे को खा रही है। मैगन ये देख बुरी तरह डर जाती है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है। वो बेसमेंट से बाहर निकले कि तभी मिस्टर गैम्बल को वो बेसमेंट के दरवाजे पे खड़ा देखती है और इससे पहले वो इस बेसमेंट से बाहर निकले गैम्बल दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद वो शैतान मैगन को भी मौत के घाट उतार देती है। और मैगन की मौत के साथ ही हम दरवाजे के बाहर एक अजीब तरह के निशान को देखते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। अब कहानी 5 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें बेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता लियाम से मिलने जा रहा होता है। दरअसल बेन की माँ और पिता का डाइवोर्स चल रहा है, तो अब बेन को अलग से अपने पिता से मिलने जाना पड़ता है। बेन अपने पिता लियाम से मुलाकात करता है और लियाम उसे मरीना पे एक जॉब दे देता है, जहाँ पे बेन को मैलोरी नाम की एक और वर्कर मिलती है और फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब जब बेन मरीना पे काम कर रहा होता है तो वो अपने पिता को एक कोवर्कर सारा के साथ देखता है और उसके पिता लियाम सारा को किस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लियाम के पड़ोसी एबी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने बड़े बेटे डिलो के साथ जंगल में होती है। डिलो को जंगल में एक पेड़ पर अजीब सा निशान दिखाई देता है। तभी डिलो को एक पेड़ के नीचे से एबी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि डिलो को प्यार से अपने पास बुलाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ में गुस्सा होता है। डिलो देखता है कि पेड़ की जड़ से अजीब से क्रेचर के हाथ बाहर आ रहे हैं और वो क्रेचर गुस्से में डिलो को अपने पास बुला रही है। लेकिन इससे पहले कुछ अनहोनी हो तभी यहाँ पे असली एबी आ जाती है और इसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एबी के यहाँ पर आते ही वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, साथ ही वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो गया होता है। अब डिलो अपनी मम्मी एबी के साथ घर आ जाता है और अब हम एबी के हस्बैंड टाई को देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एबी के घर आते वक्त उसकी कार एक डियर से टकरा गई थी, तो एबी उस मरे हुए डियर को भी अपनी कार में घर ले आती है ताकि वो सब उसे पका कर खा सके। लेकिन जैसे ही वो उस डियर को काटती है तो उस डियर के ऑर्गन एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह सड़ चुके थे। ये देख एबी काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये डियर कुछ ही घंटे पहले मरा था। अब रात को हम देखते हैं कि उस मरे हुए डियर के पेट से एक बेहद अजीब क्रिएचर बाहर आता है और ये वही क्रिएचर है जो कि तब डिलो ने जंगल में देखा था। बेन जब रात को सो रहा होता है तो उसे अपने घर की छत से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और जब बेन बाहर आता है तो वो एबी के घर के आगे एक होल देखता है, जहाँ पे वो क्रिएचर छिप गया होता है। और जब बेन उस होल को देख रहा होता है तो हम उसी क्रिएचर को बेन के पीछे देखते हैं। लेकिन तभी टाई घर की लाइट ऑन कर देता है और वो क्रिएचर भी यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन जब बेन काम पर जाता है तो एबी उस होल को देखती है, जो कि पिछली रात बेन ने भी देखा था। यहाँ पर एबी देखती है कि उस होल के आसपास के सारे फ्लावर्स खुद ब खुद सड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बेन को मैलोरी के साथ काम पर दिखाया जाता है और जब रात को इनकी ड्यूटी खत्म होती तो ये सारे पार्टी में जाते हैं और खूब सारे मज़े करते हैं। इसके बाद हमें रात को एबी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ एबी के छोटे बेटे सैम को वो क्रिएचर क्रिब में से ही गायब कर देता है और बदले में वो क्रिब में कुछ लकड़ियाँ रख देता है। और जब एबी की आँख खुलती तो वो उस क्रिब में देखती है तो उसे पता लगता है कि उसका बच्चा यहाँ से गायब हो चुका है और इसके बाद वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। और फिर अगले ही पल क्रिब के नीचे से वो क्रिएचर उस पर हमला कर अपने साथ ले जाता है। वहीं बेन जब घर पे आता है तो वो एबी को जंगल में जाते हुए देखता है, जिसने कि अपने हाथ में एक बच्चा भी पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी लियाम यहाँ पे आ जाता है और उसे अंदर लेके जाता है। अब अंदर लियाम और बेन के बीच कहासुनी हो जाती है और बेन सारा को भला बुरा कह देता है। दरअसल बेन को ये नहीं पसंद आता कि उसके पिता सारा के साथ रिलेशनशिप में है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एबी अपने बड़े बेटे के पीछे खड़ी हुई है, लेकिन उसको देख ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वहीं हम एक अजीब चीज़ ये देखते हैं कि टाई और एबी का छोटा बेटा कल रात से गायब हुआ है, लेकिन इसकी इन दोनों को कोई भी परवाह नहीं है। वहीं मरीना पे बेन डिलो से दोस्ती कर चुका होता है और बेन डिलो को कहता है कि अगर उसके घर के आसपास कोई भी अजीब गतिविधि हो तो वो सबसे पहले उसे बताएगा। इधर जब डिलो और एबी घर पे अकेले होते हैं तो डिलो अपनी मॉम को खिड़की के सामने नेकेड देख लेता है और एबी को देख के उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी ने पोजेस कर ली हो। वहीं जब रात को बेन काम से घर आता है तो वो देखता है डिलो उसके रूम में छिपा हुआ है, जो कि उसे कहता है कि वो प्लीज़ उसे अंदर ना आने दे। बेन दोबारा दरवाजे पे जाता है तो देखता है कि एबी वहाँ पर खड़ी हुई है, जो कि उसे दरवाज़ा खोलने को कहती है। लेकिन बेन उसे कहता है कि उसके घर में कुछ भी नहीं है, जिस पे एबी उसे कहती है कि उसका बेटा डिलो उसी घर में छिपा हुआ है,
लेकिन फिर से बेन उसे कहता है कि डिलो यहाँ पर नहीं है, जिस पे एबी को गुस्सा आ जाता है और वो बेन को धमका देती है। लेकिन तभी टाई भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद डिलो अपने पिता टाई के साथ अपने घर चले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एबी काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और उसे देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे उस क्रिएचर ने उसे पॉजेस कर लिया हो। घर पहुंचकर डिलो टाई को बताता है कि मॉम काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन टाई उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि उसकी मॉम हमेशा से अजीब ही रही है। अब अगले दिन जब बेन टाई के घर पे जाता है तो वो उनके बेटे डिलो के बारे में टाई से पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पे टाई कहता है कि उसका कोई भी बेटा नहीं है। ये सुनते ही बेन शॉक हो जाता है और बेन उस घर के डोर पे उसी अजीब साइन को देखता है जो कि डिलो ने तब जंगल में देखा था। बेन उस सिंबल की फोटो खींचता है और उस सिंबल को इंटरनेट पे सर्च करता है। बेन को उस सिंबल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे उसे पता लगता है कि ये सिंबल एक चुड़ैल से रिलेटेड है जो कि लोगों को पोजेस करती है और फिर उनसे अपने काम को अंजाम देती है। बेन अब खिड़की से बाहर देखता है तो वो टाई की एक्टिविटी देखने लगता है। वो देखता है कि टाई काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। साथ ही वो अपनी दोस्त मेलोडी को भी यहाँ पर हो रही घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन मेलोडी उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। वहीं बेन को अब तक ये समझ नहीं आता कि टाई ने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसका कोई भी बेटा नहीं है, जबकि उसके 2 बेटे हैं। मेलोडी उसकी बातों का मजाक बनाते हुए एक नोट टाई के घर में छोड़ देती है, जिस नोट में वो एक विच का सिंबल और टाई को तहखाना चेक करने को कहती है। बाद में जब टाई को वो नोट मिलता है तो वो तहखाना चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो तहखाने का लॉक खुले इससे पहले एबी यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके कान में हल्की आवाज़ में कुछ कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाई के कान से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसे देख ऐसा लगता है कि अब वो किसी के कंट्रोल में आ गया है। वहीं हमें एबी को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो क्रिएचर अब एबी को पूरी तरह पोजेस कर चुका है। वहीं रात को जब मेलोरी ऑफिस में होती है तो हम वहाँ पर पोजेस्ड एमी को देखते हैं, जो कि ऑफिस से मेलोरी के फैमिली की एक फ़ोटो ले जाती है। वहीं दर रात को बेन एबी के घर के बाहर ट्रैश में से एबी के छोटे बेटे सैम की फ़ोटो देखता है, जिसके साथ ही उसे पता लग जाता है कि एबी की फॉर्म में उस चुड़ैल ने सैम को मार दिया है। अब अगले दिन बेन अपने घर के चारों तरफ नमक का घेरा लगाता है कि तभी एबी यहाँ पर आ जाती है और उसे वैसा ही नोट देती है जो कि तब मेलोरी ने टाई को दिया था। बाद में बेन चुपके से टाई के घर के तहखाने में जाता है, जहाँ पे उसे टाई की फैमिली की एक फ़ोटो मिलती है और उस फोटो में टाई के फेस पे क्रॉस बना होता है। वहीं जब वो और फोटोज़ को देखता है तो उसे वहाँ पर मेलोरी और उसकी सिस्टर लिली की फ़ोटो भी मिलती है और उसमें मेलोरी के फेस पे क्रॉस बना होता है। और अब यहाँ पे जाके बेन को सारा खेल समझ आ जाता है। दरअसल वो चुड़ैल सबसे पहले फैमिली के मेन मेंबर को अपना शिकार बनाती है, जो कि अक्सर उस घर की औरत होती है, और वो सबसे पहले अपने टारगेट को पोजेस करती है और इसके बाद वो विच उस घर के दूसरे मेन मेंबर की सारी यादों को मिटा देती है। लेकिन इससे पहले वो फोटो में उस मेंबर के फेस पे क्रॉस लगाती है, जिसकी मेमोरी को उसने मिटाना होता है। जैसे कि एबी की फैमिली में वो विच सबसे पहले एबी को पोजेस कर लेती है और बाद में टाई के बच्चों की पूरी मेमोरीज मिटा देती है। इसके बाद वो विच एबी की फॉर्म में टाई के कान में कुछ ऐसा बोलती है कि टाई अब उसके पूरे कंट्रोल में आ जाता है। और यही रीज़न है कि टाई को अपने दोनों बेटों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि एबी की फॉर्म में उस विच ने उसके दोनों बेटों को लेकर सारी मेमोरीज मिटा दी होती है। और अब मेलोरी की फैमिली की फ़ोटो देखकर बेन समझ जाता है कि उस विच का अगला टारगेट मेलोरी की बहन लिली है, क्योंकि उस फोटो में मेलोरी पे क्रॉस बना हुआ था। तो अब इसके बाद बेन जल्दी से मरीना के लिए निकल जाता है। वो मेलोरी को कॉल करता है कि अब वो विच उसकी बहन लिली के पीछे पड़ी हुई है, तो वो अपनी बहन की देखभाल करे। लेकिन मेलोरी उसे बताती है कि उसकी कोई भी बहन नहीं है। ये सुन बेन समझ जाता है कि उस विच ने मेलोरी की मेमोरीज से भी लिली को मिटा दिया है। वहीं अब हमें लिली को दिखाया जाता है, जिसे एबी पकड़ लेती है। और जब तक बेन यहाँ पर आता तब तक एबी लिली को अपने साथ जंगल में ले जाती है। बेन उसका पीछा करता है और उस पेड़ के पास जाता है जिसमें वो विच लिली को लेकर अंदर जा रही थी। बेन लिली को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसका खुद का सर पत्थर से टकरा जाता है, तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब उसे कुछ घंटे बाद होश आता है तो वो सीधे अपने घर आता है। यहाँ पे लियम बेन पे काफ़ी गुस्सा होता है और वो उससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ था। यहाँ पे बेन लियम को एबी के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उस विच ने एबी को पोजेस कर लिया है और उसने अपने दोनों बेटों और लिली को भी मार दिया है। लेकिन यहाँ पे लियम को उसकी बातें मजाक लगती है और उसे लगता है कि बेन ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। लेकिन बेन उसे समझाता है कि अगर वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है तो वो एक बार टाई के घर के तहखाने में देख ले। बाद में जब बेन सारे के साथ होता है तो वो देखता है कि पास में फ्लावर्स खुद ब खुद सिकुड़ रहे हैं
और अब इस बात से उसे पता लग जाता है कि सारा के भेस में वो विच अब सारा के अंदर आ चुकी है। सारा एकदम से बेन पे हमला कर देती है। बचाव में बेन उस पर चाकू से वार कर देता है, जिससे सारा इंजर्ड हो जाती है। और तब तक यहाँ पे लियाम भी आ जाता है। बाद में बेन को पुलिस कस्टडी में ले लेती है और सारा उस पुलिस वाले के कान में वही स्पेल बोलती है जो कि तब एबी ने टाई के कान में बोला था, जिसके बाद वो पुलिस वाला सारा के कंट्रोल में आ जाता है। बेन यहाँ पे अपने पिता को लाख बार समझाता है कि वो सारा नहीं है, लेकिन लियाम उसकी बातों को इग्नोर करता है। बाद में पुलिस बेन को लेकर यहाँ से निकल जाती है और बेन देखता है कि उस पुलिस वाले के कान से खून बह रहा है। वो पुलिस वाला उसे बीच के पास ले जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, तो इसके बाद वो खुद को ही मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लियाम, जो कि अब तक बेन की बातों को मजाक में ले रहा था, तो अब वो टाई के घर जाता है। और जब वो वहां पे जाता है तो देखता है कि एबी की लाश नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। तो वहीं उसे टाई सीलिंग से लटका हुआ मिलता है। वहां पर वो कुछ फोटोज को देखता है जिसमें बेन और उसके छोटे भाई की भी फोटो होती है। और जब वो फोटोज देख रहा होता है तो सारा उस पर पीछे से चाकू से वार कर देती है। और अब यहाँ पे सारा लियाम को पूरी तरह मारती कि तब तक यहाँ पे बेन आ जाता है, जो कि सारा को शूट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे आग लग जाती है और बेन लियाम को लेके यहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकलते हैं तो हम यहाँ पर एक अजीब सी चीज को देखते हैं। दरअसल हम देखते हैं कि सारा की बॉडी को फाड़ कर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है, जिसने कि सारा की बॉडी को पॉजेस किया था। वो क्रिएचर इन दोनों पे अटैक करते कि तब तक ये दरवाजे को बंद कर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आग लग जाती है और सारी फोटोज जल जाती है। और जैसे ही सारी फोटोज जल जाती है तो अब बेन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई नेथन भी उसके साथ यहाँ पे आया था। लेकिन जैसे फोटो में बेन पे क्रॉस बना होता है तो विच ने बेन के दिमाग से भी उसके भाई की सारी मेमोरीज मिटा दी थी। लेकिन अब जब सारी फोटोज जल चुकी होती है तो बेन को अपने भाई नेथन की याद आ जाती है। बेन कार में अपने पिता लियाम के साथ होता है कि तभी अंदर से नेथन की आवाज आती है। और जब बेन घर पे जाके देखता है तो पाता है कि वो विच नेथन को भी ले गई है। तो अब बेन जल्दी से गैराज से कुछ सामान लेता है और अब तक यहाँ पे मैलोरी भी पहुंच जाती है, जिसे भी फोटोज जलने के बाद अपनी बहन की याद आ जाती है। तो वो बेन को अपनी बहन लिली के बारे में पूछती है। इसके बाद बेन उसे बताता है कि वो उसके साथ जंगल में चले। इसके बाद बेन उसे अपने साथ जंगल में उसी पेड़ के पास ले जाता है जहाँ पे वो विच बच्चों को लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे मैलोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बेन किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन बेन उसे कहता है कि वो लिली और उसके भाई को नीचे लेके गई है। तो यहाँ पे बेन मैलोरी को बताता है कि वो नीचे जा रहा है और अगर वो 10 मिनट में बाहर नहीं आया तो फिर वो पूरे पेड़ को जला देगी। अब इसके बाद मैलोरी बाहर रुकती है तो वहीं बेन नीचे जाता है। बेन जब नीचे जाता है तो देखता है कि वहां पर कई बच्चों की लाशें पड़ी हुई है। और जब वो आगे जाता है तो देखता है कि वो विच डिलो की लाश को खा रही है। यहाँ पे बेन अपने भाई नेथन को ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन इतने में वो विच उस पर हमला कर देती है। लेकिन बेन विच को चकमा देकर नेथन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फिर से वो मैलोरी की बहन लिली को ढूंढने अंदर जाता है। यहाँ पे बेन लिली को भी ढूंढ लेता है और उसे भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेन बाहर आने की कोशिश करता है तो वो विच उसके पैर को पकड़ लेती है। वो विच बेन को हर्ट करेगी तब तक लियाम अपनी कार से यहाँ पे आ जाता है। मैलोरी जल्दी से उस विच पर नमक छिड़कती है जिससे वो बेन को छोड़ देती है। वहीं यहाँ पे लियाम अपनी कार उस विच के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस पेड़ पर आग लग जाती है। और इसी के साथ हम ऑडियंस को लगता है कि वो विच भी आग में जल गई होगी। तो इसके बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं मैलोरी पीछे मुड़कर उस पेड़ को देख रही होती है। बाद में कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन और नेथन अब अपनी माँ के पास वापस जा रहे हैं। तो बेन जाने से पहले मैलोरी से मुलाकात करता है और ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। यहाँ पे मैलोरी बेन को एक फ्लावर देती है और फिर बेन अपनी माँ के घर के लिए निकल जाता है। वहीं जब बेन रास्ते में होता है तो वो देखता है कि मैलोरी ने उसे फेक फ्लावर दिया है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें मैलोरी को मरीना में दिखाया जाता है, जिसके फेस पे हम एक क्रीपी इविल स्माइल को देखते हैं। और मैलोरी की इसी क्रीपी इविल स्माइल के साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन मूवी खत्म होते होते हमारे मन में कई सवाल पैदा कर जाती है, जैसे कि आखिर में मैलोरी की वो इविल स्माइल और वो प्लास्टिक फ्लावर जो कि मैलोरी ने बेन को दिया था। तो आखिर मूवी की एंडिंग में हुआ क्या है? तो दरअसल इस मूवी की एंडिंग से हमें पता चल जाता है कि वो विच अभी भी जिंदा है, जिसने कि तभी मैलोरी को पोजेस कर लिया था जब मैलोरी मुड़कर उस पेड़ को देख रही थी। और यही रीजन है कि उसने बेन को प्लास्टिक फ्लावर दिया था, क्योंकि असली के फ्लावर्स उस विच के पास आते ही मुरझा जाते हैं। और मैलोरी भी अब पोजेस हो चुकी है। और ये बात तब और भी कंफर्म हो जाती है जब हम मूवी के अंत में मैलोरी के फेस पे एक इविल स्माइल को देखते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।